Hello everyone, welcome to chapter number 5 Physical and Chemical Changes। आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शरबत बनाना है तो आप चीनी घोलते हो पानी में। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि दूध जो है उससे दही बन जाती है। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि दूध खट्टा हो जाता है और दूध जो है वो फट जाता है। आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया होगा। तो बहुत सारे चेंजेस आपने आपके आसपास देखी हैं। बेसिकली ये चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक है फिजिकल चेंजेस और दूसरे है केमिकल चेंजेस। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस के, से फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब भी किसी सब्सटेंस में ऐसा चेंज हो कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। एंड सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। तो इस तरह के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके बुक से। एक्टिविटी 5.1 में बोला है कि एक बड़ा सा पेपर ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटिए। तो ये जो आप टुकड़े काट रहे हो, क्या इन टुकड़ों को आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। क्वेश्चन ये है कि हर एक टुकड़े का जो नेचर है, क्या वो चेंज हो गया? नहीं हुआ ना, तो सभी टुकड़े तो पेपर के ही हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक उसी तरह से आपके क्लासरूम में जब आपकी टीचर बोर्ड पे लिखती हैं तो चौक का डस्ट गिरता है। इस चौक के डस्ट को कलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा पानी मिलाइए, उसको रोल कीजिए, वापस आपका चौक जैसा कुछ बन जाएगा। तो इस तरह से आपने चौक को रिकवर कर लिया उसके डस्ट से। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आपने एक आइस क्यूब लिया, उसको एक ग्लास में रखा, सन के अंडर उसको रख दिया। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये आइस क्यूब जो वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब वापस से इस वाटर को आप फ्रीजर में रख दीजिए तो वापस से वो आइस बन जाता है। तो अगेन दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक उसी तरह से एक्टिविटी 5.4 में बताया गया है कि आप एक बर्तन में पानी उबालिए। तो जब आपका पानी उबलता है तो उसमें से वाटर वेपर निकलता है। उस बर्तन को एक ढक्कन से ढकिए। तो इस ढक्कन के अंदर की तरफ आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें मिल जाएंगी। ये बूंदें कहां से आई? आपका जो वाटर वेपर इवेपोरेट हुआ वो ढक्कन पे जाके टच हुआ। ढक्कन जो है वो बाहरी तरफ से ठंडा है, तो ये वाटर वेपर जो है वो ठंडा होके फिर से पानी बन गया। सो दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। ठीक उसी तरह से एक्टिविटी 5.5 में बोला गया है कि आप एक हैक्सॉ ब्लेड लीजिए, उसको चिमटे से पकड़िए, उस हैक्सॉ ब्लेड को आप आग के ऊपर रखिए। तो आपका जो हैक्सॉ ब्लेड है उसका कलर आपको रेडिश में चेंज होता हुआ नजर आएगा। कुछ देर उसको ठंडा कीजिए तो वापस उसका कलर चेंज होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। मगर याद रखिए, ये जो एक्टिविटी 5.5 है ना, इसमें आपको फ्लेम हैंडल करना है, तो आपको काफी केयरफुल होना पड़ेगा। तो हमने सभी एग्जांपल्स देख लिए फिजिकल चेंजेस के। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी चीजें मिलाई जाती हैं तो उससे एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस बनता है उसका जो नेचर होता है वो पुराने सब्सटेंस से जिससे वो बना है, इन दोनों का नेचर पूरी तरह से अलग होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने आयरन का एक टुकड़ा लिया, मान लीजिए एक नेल लिया। उस नेल को आप खुले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। तो खुले में जब उस नेल को आप छोड़ते हो तो ऑक्सीजन एट द सेम टाइम हवा में जो पानी है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये उस नेल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। नेल जो है वो आयरन का बना हुआ है। इसके साथ जब ऑक्सीजन और हवा में घुला हुआ पानी रिएक्ट करेगा तो इससे बनता है एक नया कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो इस आयरन ऑक्साइड को ही हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रस्ट। तो केमिकल रिएक्शन आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो रस्ट है, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसका जो केमिकल बिहेवियर है, वो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों से बिल्कुल अलग है। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब देखिए, आयरन का तो बहुत सारा यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे आयरन का यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम आयरन का यूज करें और बाय चांस मेरा आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो उस पर तो रस्ट जम जाएगा। तो जनरली हम अवॉइड करने के लिए रस्टिंग का प्रोसेस करते क्या है कि आयरन के ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल हम पेंट की कोटिंग कर देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आयरन डायरेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और जब ये कांटेक्ट में नहीं आ पाता तो उससे रस्टिंग नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह से हम आयरन के ऊपर कभी कभार क्रोमियम, जिंक
इन तरह के मेटल्स का भी रस्टिंग करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। से फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े शिप्स बनती हैं आयरन की, तो ये शिप्स तो नदियों में या फिर समुंदर में तैरते हैं। अब समुंदर में कितना सारा पानी होता है, पानी में घुला हुआ नमक होता है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन का कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये शिप जो है जो आयरन का बना हुआ है, इस पे तो रस्टिंग हो जाना स्वाभाविक है। तो अगर हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं तो ये रस्टिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि शिप्स जो है हमारे डैमेज से बच जाती हैं। अब शिप्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है आज की तारीख में भी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शिप्स को बचाने के लिए। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम घर पे यूज करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनता है बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। तो इससे होता क्या है, ये जो स्टेनलेस स्टील बन के तैयार होता है इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं होती, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत फेमस हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया कि स्टेनलेस स्टील बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक इसी तरह से कुछ और केमिकल चेंजेस देख लेते हैं आपके बुक के एक्टिविटीज से। तो चलिए आइए एक्टिविटी 5.6 में। यहां पे आपको बोला गया है कि आप एक थिन स्ट्रिप या फिर एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम ले लीजिए, उसके टिप को थोड़ा सा सैंड पेपर से क्लियर कर दीजिए। अब इस टिप को आप कैंडल के फ्लेम के पास ले जाइए तो इमीडिएटली एक ब्रिलियंट वाइट लाइट आ जाती है। ये स्ट्रिप जो है वो जलना शुरू हो जाता है और इमीडिएटली एक पाउडरी ऐश हमको मिल जाता है। अब ये जो पाउडरी ऐश आपको मिला, ये पाउडरी ऐश बेसिकली है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जब आप पानी में घोलोगे तो उससे बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी इक्वेशन मैंने आपको दिया हुआ है। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है। आप बड़े ध्यान से इन इक्वेशंस को दोबारा देखिए। ये इक्वेशंस मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस हैं उनसे बिल्कुल अलग है। मैथमेटिक्स के इक्वेशन में इक्वल टू का साइन रहता है बिटवीन एलएचएस एंड आरएचएस, मगर यहां पे एक एरो बनी हुई है और एरो का मतलब है बिकम्स, यानी कि तैयार होना। अब चले आइए एक्टिविटी 5.7 पर। इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लेना है जिसको हम ब्लू वर्चुअल भी बोलते हैं। इसको हाफ कप वाटर में डिसॉल्व करना है एक छोटे से ग्लास टम्बलर में। अब इसमें 2-3 ड्रॉप आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए तो इमीडिएटली इसका कलर जो है चेंज होकर ब्लू हो जाता है। अब इसमें एक शेविंग ब्लेड या फिर एक छोटा सा नेल डाल दीजिए तो आपको दिखेगा कि इमीडिएटली जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज होकर ग्रीनिश हो जाता है। इस नेल को या फिर ब्लेड को बाहर निकालिए तो उस पे आपको एक ब्राउन डिपॉजिट भी नजर आएगा। तो इस पूरे एक्टिविटी में क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए? तो सबसे पहले आपने जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था उसमें आपने क्या डाला था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका कलर चेंज कर देता है ब्लू में। इसके बाद आपने उसमें नेल डाला या फिर आपने ब्लेड डाला तो ये आयरन है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू इन कलर है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर गया, इससे बना आपका आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो ग्रीन इन कलर होता है। आपका जो ब्लेड है या नेल है उस पे जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ है दैट इज कॉपर। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि यहां पे जो चेंज हुआ इसको हम केमिकल चेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दो चीजें आपने मिक्स की उससे जस्ट पूरी तरह से अलग ही चीजें आपको आउटपुट में मिली। अब देख लीजिए एक्टिविटी 5.8। इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा विनेगर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। आपको एक हिसिंग साउंड मतलब सांप का जो साउंड होता है वैसा एक साउंड सुनाई में आएगा और साथ में कुछ गैस बबल्स दिखेंगी। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि विनेगर बेसिकली है एसिटिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन किया है बेकिंग सोडा ने जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इससे बना है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ अदर सब्सटेंसेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हिसिंग साउंड तैयार कर रहा है और आपका जो गैस बबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से हो रहा है। अब इस सॉल्यूशन को आप पास कर दीजिए लाइम वाटर के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के थ्रू पास करता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है? वो रिएक्ट करता है लाइम वाटर से जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इससे तैयार होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और साथ में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना वो है मिल्की इन कलर। तो आपका जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है इसमें लाइम वाटर का कलर आप अचानक से देखोगे मिल्की हो जाएगा।
तो यहां पे भी आपको दिख गया केमिकल रिएक्शन। हमारे आसपास जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें बहुत सारी एडिशनल प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, जैसे हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या फिर एनी टाइप ऑफ रेडिएशन हो सकता है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिससे एक स्मेल आए, या फिर कलर चेंज हो जाए, या फिर नई गैसेस फॉर्म हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल, आप जब दिवाली के समय पटाखे छोड़ते हो तो आप देखोगे पटाखों के छूटने से काफी जोर का साउंड आता है, हीट होता है, लाइट होता है, और बहुत सारे अनप्लीजेंट गैसेस रिलीज होती हैं। ये गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर देती हैं। जो साउंड होता है वो काफी हाई होता है। हो सकता है कि उससे आपके कानों पर या फिर किसी दूसरे इंसान या फिर एनिमल्स के कानों पर काफी बुरा इफेक्ट पड़े। तो ये सारी चीजें हुई क्यों? ऑब्वियसली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो चूंकि एक हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और इतना ज्यादा साउंड होता है, इसलिए आपको बोला जाता है पटाखों से दूर रहने के लिए। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि खाना जब बहुत देर तक रख देते हैं तो वो सड़ जाता है, उसमें से एक फाउल स्मेल निकलना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि खाने में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। खाने को जब हम बहुत देर के लिए रख देते हैं तो उसमें तरह तरह के माइक्रोब्स आ जाते हैं। ये माइक्रोब्स भी केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, और ये केमिकल्स खाने के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके ये फाउल स्मेल तैयार करते हैं और हम बोलते हैं कि खाना सड़ गया। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट, से फॉर एग्जांपल एप्पल या बनाना, या बहुत सारे वेजिटेबल्स, से फॉर एग्जांपल पोटैटो, ब्रिंजल, इन चीज़ों को अगर काट कर बहुत देर तक हम खुला छोड़ देते हैं तो इन पे एक कलर आ जाता है। अगेन दिस इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक उसी तरह से आपने चैप्टर नंबर 4 में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या था? आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया था जिससे सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज हुआ। एट द सेम टाइम हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें एक ओजोन लेयर है। सन के अल्ट्रावायलेट रेज जब इस ओजोन लेयर पे गिरते हैं तो ओजोन बन जाता है ऑक्सीजन, और ये अल्ट्रावायलेट रेज वहीं पे रुक जाते हैं। तो अब सोचिए जरा, अगर ओजोन लेयर नहीं हुआ होता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जाते, और सेकेंडली हमारा जो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर है वो भी कम हो जाता, और ये कितना हार्मफुल होता। इसलिए हमें ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो हमारे व्हीकल्स एमिट करते हैं, या फिर हम जो अप्लायंसेस घर पे यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, वो भी ऐसे गैसेस एमिट करती हैं जिनके वजह से ओजोन लेयर जो है वो कोरोड हो जाता है, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो छट जाता है। तो हमको एसी का यूज कम करना चाहिए, व्हीकल्स का यूज कम करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। समुंदर का जो पानी होता है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। समुंदर के पानी को अगर आप कलेक्ट करके धूप के नीचे सूखने के लिए रख दोगे तो पूरा का पूरा पानी एक टाइम पे इवेपोरेट कर जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? वाइट कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको छोटे छोटे सॉलिड क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें से हमको क्रिस्टल्स मिले, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी चीज को आपको एक्टिविटी 5.9 के जरिए बताया गया है। आप थोड़ा सा पानी लीजिए एक बीकर में, उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। इस पानी को हीट कर दीजिए। जैसे ही पानी बॉईल करना शुरू कर जाए, इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दीजिए और धीरे धीरे इसको घोलते रहिए। तब तक घोलिए जब तक पूरा कॉपर सल्फेट पाउडर पानी में घुल ना जाए। अब इस सॉल्यूशन को फिल्टर कीजिए और इसको ठंडा करने दीजिए। सॉल्यूशन को डिस्टर्ब मत कीजिए जब वो कूल कर रहा है। कुछ देर बाद आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया क्रिस्टलाइजेशन का। तो हमने पूरी तरह से समझ लिया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। चले आते हैं पेज 54 पर और वहां पे देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, classify the changes involved in the following process as physical or chemical changes. The first is photosynthesis. Photosynthesis के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपका बन जाता है ऑक्सीजन एंड शुगर। अब ये जो आउटपुट आया, दैट इज ऑक्सीजन एंड शुगर, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसा है? क्या उनका केमिकल नेचर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा है? ऑब्वियसली नहीं। तो फोटोसिंथेसिस से केमिकल चेंज हुआ।
डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर आप पानी में चीनी घोल देते हो तो ऑब्वियसली चीनी पूरी तरह से पानी में गायब हो जाता है। इस सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते हो, इवेपोरेट कर देते हो पूरे के पूरे वाटर को, तो आपके पास शुगर लेफ्ट हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जरिए शुगर आपके पास रह जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको शुगर वापस मिल गया, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब आप जला देते हो तो उससे बन जाती है राख। ये राख क्या आप वापस कोल में बदल सकते हो? नॉट पॉसिबल। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कोई भी मोमबत्ती अगर आप जलाते हो तो वैक्स ऑब्वियसली हीट के मारे मेल्ट हो जाएगा। इस वैक्स को इकट्ठा करके आप वापस से मोमबत्ती बना सकते हो। सो दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल चेंज। सो इट्स अ फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम का शीट है और उसको आपने एल्यूमिनियम फॉयल में बदल दिया, तो क्या एल्यूमिनियम शीट और एल्यूमिनियम फॉयल के केमिकल नेचर में कोई चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने जो खाना खाया वो आपके शरीर में गया, डाइजेस्ट हुआ, आपको एनर्जी मिली। वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के समय बहुत सारे केमिकल्स में टूट गया। क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? ऑब्वियसली नहीं। सो दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इन केस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन ए देखिए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। दिस इज फॉल्स। अगर आपके पास एक लॉग ऑफ वुड है और उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए, तो ये छोटे पीसेस का जो केमिकल नेचर है, क्या ये बड़े वुड के लॉग के केमिकल नेचर से अलग होगा? नहीं होगा। बड़ा वाला भी वुड है जो अपने फीचर्स के साथ है, और छोटे वाले पीसेस भी वुड है जो अपने सेम फीचर्स के साथ है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। Number B, formation of manure from leaves is a physical change. This is again false. अगर आप मैन्योर बनाते हो फ्रॉम द लीव्स, मतलब खाद बनाते हो फ्रॉम द लीव्स, तो लीव्स की जो प्रॉपर्टी है, लीव्स जो काम कर पाते हैं, मैन्योर भी क्या सेम काम कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो दोनों के नेचर में ही चेंज आ गया। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। Number C, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. This is true. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? galvanization. Number D, iron and rust are the same substances. This is false. Iron एक मेटल है, उसकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। रस्ट जो है वो एक कंपाउंड है ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल ही अलग हैं। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। कंडेंसेशन मतलब क्या? वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जब आप वाटर वेपर को लिक्विड बनाते हो, तो ये जो चेंज है, दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आप वापस अगर चाहो तो लिक्विड वाटर को वाटर वेपर बना ही सकते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए देख लीजिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Number B, chemical name of baking soda is what? It is sodium hydrogen carbonate. Number C, two methods by which rusting can be prevented are, one is obviously galvanization and another is what? Coating or maybe painting. Number D, changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes. So what properties? Only the physical properties. तो मे बी कोई चीज जो है उसका कलर कुछ और है, उसमें चेंज कर रहे हो तो कलर चेंज हो गया। सो कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहां पे होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ई, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। नंबर 4 पे आ जाइए, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? एक्सप्लेन।
तो हमने इसकी एक्टिविटी भी देखी है। बेकिंग सोडा जब आप लाइम जूस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो लाइम जूस क्या है, बेसिकली एसिटिक एसिड है। जब बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब इस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें से बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट्स अ गैस विच जनरली फॉर्म्स बबल्स। तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स भी आप पीते हो तो उसमें बबल्स बन जाते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दिस इज द रीजन व्हाई द बबल्स आर फॉर्म्ड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। Identify these changes. Give another example of familiar process in which both chemical and physical changes take place. कैंडल जब आप जलाते हो तो वैक्स जो है वो मेल्ट करता है। ये मोल्टन वैक्स वापस से आप सॉलिडिफाई करके फिर से कैंडल बना सकते हो। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। कैंडल जब बर्न होता है उसकी जो विक होती है, विक मतलब उसमें जो लौ होती है, ये लौ जब जलती है तो इस लौ के जलने के बाद जो राख तैयार होता है, उस राख को अगर आप कलेक्ट करो तो क्या आप वापस विक बना सकते हो? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो यहां पे विक का जल के राख बनना, ये क्या है? दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक इसी तरह से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिए। तो हमने एकदम शुरू में ही ये एक्टिविटी देखी थी, हमने कहा था कि पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटने से जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर बनते हैं, ये एक फिजिकल चेंज का नतीजा है। क्योंकि दोनों ही पेपर में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा पीस ऑफ पेपर हो, दोनों ही केसेस में पेपर का नेचर चेंज नहीं होता। इसी पेपर को अगर आप जला दो तो जो ऐश बनता है, क्या इस ऐश से आप वापस पेपर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? कर्ड किससे बनता है? मिल्क से बनता है। मिल्क को जब आप बहुत देर के लिए अनटच छोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल रिएक्शंस होते हैं जिससे बन जाता है कर्ड। बैक्टीरियल रिएक्शन होने के वजह से कर्ड में बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा केमिकल्स आ गए जो पहले मिल्क में नहीं थे। तो इतने सारे चेंजेस मिल्क और कर्ड दोनों को अलग अलग सब्सटेंसेस बना देते हैं। यानी कि हम बोल ही सकते हैं दैट कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर हम वुड को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं तो बड़ा वुड का जो प्रॉपर्टी है और छोटे वुड का जो प्रॉपर्टी है, दोनों ही सेम रहता है। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। मगर वुड को अगर हम जला देते हैं तो उससे जो ऐश पैदा होता है, उस ऐश को वापस हम वुड में नहीं चेंज कर सकते। इस ऐश की केमिकल प्रॉपर्टी और वुड की केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी तरह से अलग होता है। तो इस तरह से ये हो गया मेरा केमिकल चेंज। तो चूंकि एक चीज केमिकल चेंज है और दूसरा फिजिकल चेंज है, तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। इस चीज को हमने ऑलरेडी एक्टिविटी में देखा है। आप थोड़े से पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। इस पानी को आप उबाल लीजिए। जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर मिला दीजिए। अब इस पाउडर को अच्छी तरह से घोल दीजिए ताकि पूरा पाउडर जो है वो पानी में मिल जाए। एक बार जब ये हो चुका तो ये जो गर्म कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। कूल हो जाने पर आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। चले आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन जो है जब वो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर में घुले हुए ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर में घुले हुए वाटर के, तो उससे बन जाता है एक केमिकल कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या फिर नॉर्मल भाषा में रस्ट। अगर इस रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो हमको आयरन को ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना पड़ेगा। तो जब हम लोग आयरन गेट के ऊपर पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, ये आयरन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और इससे रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. डेजर्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन रहता है, नो डाउट, बट वहाँ की क्लाइमेट इतनी ड्राई होती है कि वहाँ पे वाटर कंटेंट इन एयर, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है। तो अगर मैंने कोई आयरन का पीस खुला छोड़ दिया डेजर्ट में, रस्टिंग तो उसमें होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ह्यूमिडिटी होगी ना हवा में। मगर चूंकि ह्यूमिडिटी कम होती है तो धीरे धीरे रस्टिंग होता है। कोस्टल एरियाज में ऑक्सीजन ऑब्वियसली है एयर में, मगर वहां का जो एयर है उसमें काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो आयरन को बहुत सारा ऑक्सीजन, बहुत सारा ह्यूमिडिटी मिल जाता है और उसमें रस्टिंग जल्दी हो जाती है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. इसको हमने बोला change A. Then it burns. इसको हमने बोला change B. Following statements pertain to these changes. Choose the correct one. तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, चेंज ए में क्या हुआ, लिक्विड बना गैस में। ऑब्वियसली हम वापस से गैस को किसी ना किसी तरह से तो लिक्विड में बदल सकते हैं। तो चेंज ए क्या हुआ, दिस इज अ फिजिकल चेंज। चेंज बी जो है, आपने गैस को जला दिया। तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को जला देते हो तो एक कंप्लीटली नया केमिकल तैयार हो जाता है, कंप्लीटली नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है। तो चेंज बी जो है, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी अ केमिकल चेंज। अब यहां पे देखिए 4 ऑप्शंस, तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, जिसमें आपको बोल रहा है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, दिस इज चेंज ए। Biogas is then burnt as a fuel, this is change B. Following statements pertain to these changes, choose the correct one. ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, मगर यहाँ पे चेंज ए को देखिए। एनारोबिक बैक्टीरिया जब एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, इट्स अ केमिकल चेंज, उससे बनता है बायोगैस, यानी कि चेंज ए जो है दैट्स अ केमिकल चेंज। बायोगैस को जब हम जलाते हैं एज अ फ्यूल, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि बर्निंग का जो प्रोसेस है दैट्स अ केमिकल चेंज, यानी कि चेंज बी जो है दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज इन दिस केस। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर 3, दैट इज बोथ प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर केमिकल चेंजेस। अगला सेशन है चैप्टर नंबर 6 इन विच वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।